Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particles and Rotational Motion. और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. सो हेडिंग डालते हैं हम लोग रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, मतलब कहानी किस तरह से होगी जरा समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास में ठीक है इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया गया है. ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, देखो हम लोग मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, यहाँ पे वो फ्रिक्शन विक्शन वाली चीजें बहुत सारी कुछ जो चीजें वो नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आएंगी. ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एक ऐसी बॉडी रखी है. अब ये हो सकता है कोई फुटबॉल रखी हो सकता है कोई बेलन बेलन रखा हो, सिलेंडर हो सकता है, रिंग रखी हुई हो सकता है डिस्क रखी हुई हो, जो इस पर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है. जो इस पर क्या करने वाली है, स्लाइड करने वाली है. इसकी हाइट जनरली दे रखी होती है, तो वही हम भी ले लेते हैं. मान के चलो इसकी हाइट है h. ठीक है, यहां पर ये जो बॉडी है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास दे रखा होगा. मान लीजिए m है. ठीक है, मान लीजिए कितना है, m है. और इसकी रेडियस दे रखी होगी, जाहिर सी बात है रेडियस दे रखी होगी और वो r मान देते हैं. अब देखो यदि स्लाइडिंग की बात होती है तो वो हम लोग ऑलरेडी बेटा लॉज ऑफ मोशन में पूरा कवर कर चुके होते हैं. थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है तो वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस वहां पे कर लेते हैं, तो उस प्रकार से हो जाता है. लेकिन यहां पर जो भी बॉडी है उसको हमारे को कंपलसरी रोलिंग मोशन की ही यहां पर बात करनी है. और कंपलसरी जब मैं रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूं तो रोलिंग मोशन आते ही आपके दिमाग में एक पॉइंट तो आ ही गया, वो ये है कि बेटा इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा V से और ये घूमेगा ओमेगा से. बोलो सही बात है कि नहीं, बराबर है. कब, जब ये कहीं यहां पर होगा. यहां तो बेटा एक काम करता हूं पूरा लिख देता हूं, नहीं तो क्या है ना कई लोग यहां तो एट t बराबर 0 पर ये रेस्ट पर ही है. लेकिन जब ये बॉडी कहीं यहां पर आ चुकी है तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ तो भी रहेगी और ये कुछ ओमेगा से घूम रही होगी. ठीक है, ये मिडल सिचुएशन है. लेकिन हम लोगों को अमूमन जो कहानी पढ़नी है वो पढ़नी है पूरा जब ये यहां तक पहुंच जाए, और इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एस मान लेते हैं. ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं. सो जब ये यहां पहुंचेगी तो ये कितनी टाइम में पहुंचेगी, कितना इसकी वेलोसिटी होगी और कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, ये सारे सवालों के जवाब मुझे यहां पर ढूंढने हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है, आर यू श्योर? ओके, सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, मतलब क्या मैं एनर्जी कंजर्व करा सकता हूं, बिल्कुल एनर्जी कंजर्व करा सकता हूं. सो यहां पर देखिए जब आपकी बॉडी इस जगह पर है तो यहां पर आपके पास में है पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है. और जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो ये चल भी रही है और घूम भी रही है, यस और नो. मतलब मैं सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. लेकिन यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो तरह की होगी, एक तो ट्रांसलेशनल प्लस का काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल. दोनों काइनेटिक एनर्जी हमारे को यहां पर कंसीडर करनी है. तो भैया मैं सिंपल सी बात है एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेता हूं और अपने सवाल को सॉल्व करता हूं. तो सॉल्व करूंगा तो बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपने लिख दिया mgh बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ mv² 1 प्लस का k² अपॉन r². बोलो सही है क्या? अरे इक्वेशन जो मैंने लिखी है क्या मैंने सही लिखी है कि कोई गलती कर दी है? कोई गलती मुझे तो नहीं दिख रही है. यदि आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. चलो m से m को उड़ा लो, 2 यहां पहुंच जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाओ तो v² का आंसर आएगा 2gh अपॉन 1 प्लस का k² अपॉन r². बोलो सही है, यस. सो स्क्वायर रूट लेने पर आपको v का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बेटा 2gh अपॉन 1 प्लस का k² अपॉन r². बोलो सही है कि नहीं. सो ये आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है. अब सवाल जो अमूमन पूछा जाता है, एक्चुअली मुझे पहले पूछना चाहिए था, वो सवाल ये है, मान के चलो आपके पास में एक रिंग है, आपके पास में एक डिस्क है, आपके पास में एक हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, और मैं सबको यहां से लाइन से छोड़ देता हूं, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? अच्छा ठीक है,
दूसरा सवाल किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और तीसरा, दो ही सवाल मोस्टली पूछेंगे, किसकी स्पीड ज्यादा होगी और किसका टाइम कम होगा, कौन सबसे पहले पहुंचेगा, द हु विल विन द रेस, रेस को कौन जीतेगा, यही सवाल बनते हैं। तो इन्हीं सवालों के हम लोगों को आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैंने निकाल लिया है वेलोसिटी। सो अब जरा देखिए, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को यदि मैं थोड़ा सा आंखें गड़ा के देखता हूं तो क्या मिल रहा है, 2gh बराबर है अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब मास पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। मतलब यदि कोई चीज हल्की है या कोई चीज भारी है, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, कोई चीज हल्की है या कोई चीज भारी है, लेकिन आइडियल कंडीशन की बात चल रही है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी बेटा पूरी। तो आइडियल कंडीशन में दोनों की स्पीड सेम होगी, मतलब रिंग, एक हल्की रिंग ले ली और एक भारी रिंग ले ली, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। लेकिन एक रिंग ले ली और एक डिस्क ले ली, तो दोनों में फर्क आएगा क्या, यस, देयर विल बी अ डिफरेंस। तो उसी चीज को हम लोगों को यहां पर समझना है। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रिंग बता दीजिए मुझे कितनी आएगी, तो ये आएगी अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए 1 आएगी, तो 1 आ जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ रिंग एट द बॉटम विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ gh। याद रखना, ये सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं पहली बात तो, ठीक है, कर लोगे क्या। वेलोसिटी ऑफ रिंग कितनी आ गई, अंडर द रूट ऑफ gh। और क्या पूछ सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ डिस्क निकाल लो बेटा, वेलोसिटी ऑफ डिस्क अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर डिस्क, बोलो कितना आएगा, 1/2। सो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 4। सो बेटा वेलोसिटी ऑफ डिस्क का आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ 4/3 gh। वेलोसिटी ऑफ डिस्क आ गई अंडर द रूट ऑफ 4/3 gh। बोलो क्या मैं सही कर रहा हूं यहां तक, बिल्कुल सही बात है। अब ये डिस्क हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, रिंग हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, सबके आंसर तो यही आएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं और मैं बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। बोलो फटाफट से आंसर, खुद से निकालने बेटा अभी आंसर, तो आप निकालोगे अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का सॉलिड सॉरी बेटा, सॉलिड सिलेंडर लिख गया मैं यहां पे, हाँ, तो मुझे लिखना था सॉलिड स्फीयर, ठीक है, मुझे क्या लिखना था, सॉलिड स्फीयर लिखना था। तो ये आएगा 2gh अपॉन 1 प्लस का 2/5, 5 और 2 7, 5 ऊपर जाएगा 10, तो इसका आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ 10gh अपॉन 7। और उसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर यदि आप लिखते हो तो ये इसका आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का 2/3। सो देखो 3 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6, 6gh अपॉन 3 और 2 5, तो दिस इज द आंसर। बोलो 4 सवाल करवा दिए मैंने। ये आपको एक बात बता दूं, ये डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बोलो समझ में आया, श्योर है या कुछ गड़बड़ी लग रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि बेटा इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। किसी को परेशानी है, ओके, चलो और आगे करते हैं। अब वेलोसिटी निकालने के पश्चात क्या मैं सबके लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता बेटा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अरे यार ये कहां टकरा गया, ओके, एक्सेलरेशन के लिए कैसे करूंगा, सोचो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी का आंसर आपके पास में अवेलेबल है, और यदि आप ऐसे करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, हाँ, यहां पे t बराबर 0 पर तो बेटा u बराबर तो 0 है। यहां पर आपको वेलोसिटी मालूम है कितनी आएगी बेटा, v बराबर आती है अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस आपने s मानी है, लेकिन हो सकता है सवाल में s ना दिया हो, ये h गिवन हो, तो क्या करोगे, तो यहां पर आप रिलेशन लगा लीजिए बेटा, ये आएगा थीटा, तो साइन थीटा बराबर h अपॉन s। बोलो सही है क्या, तो s का मतलब आएगा कितना, h अपॉन साइन थीटा। बोलो सही है, ओके। सो अब हम लोग लगाते हैं यहां पर थर्ड इक्वेशन, तो v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as। तो v मतलब आपको मालूम है, तो यहां पर आप लिखोगे 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही है, बराबर 0 प्लस का 2 इंटू a इंटू s कितना है, s है आपका h अपॉन साइन थीटा, तो h अपॉन साइन थीटा। बोलो सही है, क्या कटते हुए दिख रहा है आपको, h से h कटते हुए दिख रहा है, 2 से 2 कटते हुए दिख रहा है, साइन थीटा इधर चला जाएगा,
सो इट इंप्लाइज ए का आंसर आएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद होगा जब आप बॉडी को स्लाइड कराते हैं, मतलब एक एम मास के ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पर ही छोड़ देते तो उसका एक्सेलरेशन स्मूथ सरफेस पर जी साइन थीटा होता था। अब यहां पर जब रोल करा रहे हो तो एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, किसका कम आएगा, क्या हम लोग निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालना शुरू करते हैं बेटा, और हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। तो बोलो क्या लिखोगे? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो 1 है, तो 1 प्लस का 1 2, मतलब आंसर आ रहा है 1/2 जी साइन थीटा। बोलो सही है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क निकालिए फटाफट। तो आप लिखोगे जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का, अब देखो मैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बार बार नहीं लिख रहा हूं, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर डिस्क कितना आएगा? 1/2। तो इसको सॉल्व करिए तो देखो 2 + 1 3, तो आंसर विल बी 2/3 जी साइन थीटा। बोलो सही है। और इसके बाद में एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, बोलो सही है क्या? क्या निकालेंगे? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब 2/5, तो ये आंसर आएगा 5/7 जी साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है, कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये सवाल चल रहे हैं सीधे सीधे। और एक और रह गया आपके पास में, एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर रह गया। तो भैया हॉलो स्फीयर ने कौन सा पाप किया है, इसको भी लिखवा लो। लो भैया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का 2/3, तो बोलो कितना आंसर आएगा? 3/5 जी साइन थीटा। बोलो सही है क्या? ये सबके एक्सेलरेशन निकाल दिए मैंने। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई डिफिकल्ट है टास्क? बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा इनको एक दो बार देख लीजिए, आपको डेटा याद भी हो सकता है। चलो तो अब यहां पर देख के बताइए एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है किसका कम है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.66, ये आएगा 7/7 तो 0.7, और ये आएगा 0.6, एग्जैक्टली 3/5 है तो 0.6 आएगा। तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद में रिंग। तो ये अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए भी सवाल बनाया जा सकता है। कितना हलवाई जैसे सवाल लग रहे हैं, एकदम एकदम आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बोलो यस और नो। लग रहा है ना आसान? बिल्कुल सही बात है। चलो एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी हो गई, ए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद में एक और फाइनल चीज रह जाती है, और वो है बेटा पहुंचने में लगने वाला टाइम, जिसे हम लोग डिसेंट टाइम भी कहते हैं, जिसे हम लोग डिसेंट टाइम भी कहते हैं। चलो अब मैं सवाल फिर से वही पूछता हूं, वही सवाल आपको दोहराया। सवाल ये है कि भैया बताओ कि कौन पहले पहुंचेगा, दैट इज द आंसर। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि बेटा ये करना तो आपको ही है, ये आपको ही करना है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने बताना चाहता हूं। आपको आंसर देने हैं, ये कहां चला गया, इसका पॉज का कहां होता है भैया? बाप रे बहुत छोटा है ये तो। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वीएलसी में चल गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरे पास में एक स्टील का सिलेंडर है और एक लकड़ी का सिलेंडर है। ध्यान से देखिए, वही एक इंक्लाइन प्लेन आने वाला है अभी आपके सामने, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने इनको रख दिया है, और मैं इन्हें बेटा क्या करवा रहा हूं, इस पे रोल करवाने वाला हूं। ठीक है, इस पे ये रोल कर रहे हैं। एक लकड़ी का था और एक स्टील का सिलेंडर था, आपने देखा था। सवाल वही है, कौन पहले पहुंचेगा। एक स्टील का सिलेंडर, एक लकड़ी का सिलेंडर। सबसे पहले बताइए कौन पहले पहुंचेगा, हु विल विन द रेस, लकड़ी का सिलेंडर या स्टील का सिलेंडर? आपको समझ में आ रहा नहीं? सिलेंडर दिख रहे कि नहीं दिख रहे? एक लकड़ी वाला है और एक, काम करो यार इसको हटा थोड़ा सा। हाँ हाँ ये सही लगता है मेरे को। हाँ ये बीच में मिल जाता है मेरे को बटन। हाँ भाई ध्यान से देखना, दो सिलेंडर हैं,
एक स्टील का सिलेंडर है, एक वुड का सिलेंडर है, लकड़ी का सिलेंडर बना लिया है हम लोगों ने खेलते खेलते। हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इनको एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखना है और मैंने इनको रोल करवा दिया। सो सवाल आपके सामने क्लियर है और सवाल है हु विल विन द रेस। अब जैसे मैंने इनको रेस्ट से छोड़ा, सो जब वो नीचे पहुंचेगा तो कौन रेस को जीतेगा ये आपको बताना है। बोलो फटाफट बताओ कौन जीतेगा, लकड़ी वाला या कि लोहे वाला। तो एक काम करते हैं हम लोग, जरा देखने की कोशिश करते हैं कौन जीत रहा है। ये तो दोनों जा रहे हैं 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 जा रहे हैं, ये दोनों तो साथ में पहुंच गए लगता है, ये दोनों तो साथ में पहुंच गए। अच्छा मैंने रोक दिया है वो थोड़ा सा स्पीड कम करने के लिए, ये तो पता लगा बहुत दूर भाग जाते थे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब जरा देखो दोनों ने तो सेम रेस जीती है। अब देखो फिर से जरा देखो, अब मैंने क्या किया, दोनों ही वुड के सिलेंडर लिए लेकिन एक पतला लिया है और एक मोटा लिया है, एक पतला लिया है और एक मोटा लिया है। बात समझ में आ रही है? एक वुड, दोनों लकड़ी के हैं मतलब मटेरियल सेम हो गया, लेकिन मास दोनों के अलग अलग हैं, मास दोनों के अलग अलग है, रेडियस दोनों की अलग अलग है, एक की रेडियस बड़ी है और एक की रेडियस छोटी है। अब यदि मैं इन दोनों को उसी इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ देता हूं तो आप बताइए दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा, हु विल विन द रेस। फटाफट अपने आंसर बताते चलिए, और क्या है फटाफट बताइए। यदि अब मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे पूछता कि नहीं पूछता, तो आप आंसर बताते कि नहीं बताते, बिल्कुल वैसे ही करना है। सो आंसर बताइए हु विल विन द रेस, छोटा सिलेंडर या बड़ा सिलेंडर। पहले भी एक सवाल का आंसर बाकी था, स्टील का सिलेंडर या वुड का सिलेंडर, उसमें भी आपने आंसर नहीं दिया, मेरे को समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया आपने क्या आंसर दिया था। अरे यहां पर भी हम लोगों ने देखा जब दोनों सिलेंडर को, लकड़ी के ही सिलेंडर थे, एक छोटा वाला और एक मोटा वाला, तो दोनों की दोनों साथ में पहुंचे। आखिर ये हो क्या रहा है, कोई जीतता क्यों नहीं है, दोनों साथ साथ में ही पहुंच रहे हैं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। अब देखो मैंने क्या किया, वापस से एक, दोनों एक जैसी मटेरियल के सिलेंडर ले लिए लेकिन एक हॉलो ले लिया और एक सॉलिड ले लिया, एक क्या ले लिया, हॉलो और एक सॉलिड। अब चलो इस बार बताओ कौन जीतेगा, हु विल विन द रेस, हु विल विन द रेस, फटाफट बताओ कौन जीतेगा रेस को। दोनों को छोड़ रहा हूं मैं, दोनों को साथ में छोड़ रहा हूं, एक हॉलो है और एक सॉलिड है, हु विल विन द रेस, कौन जीतेगा इस बार, इस बार भी कोई जीतेगा या रेस टाई रहेगी, फटाफट बताओ। सो आपके सामने है, करके दिखा रहे हैं भैया, देखो आप देख पा रहे होंगे कि हॉलो वाला धीरे चल रहा है, सॉलिड वाला फास्ट चल रहा है। क्या रीजन रहा होगा, देखो दोनों एक ही मटेरियल के हैं, दोनों एक ही मटेरियल के हैं, सॉलिड वाला थोड़ा सा पहले जाता हुआ नजर आ रहा है और हॉलो वाला थोड़ा सा बाद में जाता हुआ नजर आ रहा है। करके भी देख लेना, ठीक है, करके भी देख लेना, आपको वही मिलेगा। बट क्या है, देखो क्या होता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो आइडियल सिचुएशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रिक्शनलेस प्लेन है। ठीक है श्योर ओके चलो, तो ये मेरे को जो दिखाना था मैंने दिखा दिया है। अब हम लोग अपने मुद्दे की बात पर करते हैं। बेसिकली देखो, जो हु विल विन द रेस विल बी वॉन बाय द कैंडिडेट हु विल टेक द लीस्ट टाइम टू रीच, हु विल टेक द लीस्ट टाइम टू रीच द बॉटम, यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही है, लेकिन अब लीस्ट टाइम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, अपनी काइनेमेटिक्स वगैरह थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे और हम अपना कर पाएंगे। जैसे देखो मैंने क्या बोला, देखो v बराबर का आपका u प्लस का at होता है, यस और नो। अरे भाई v बराबर का u प्लस at होता है, a आपको सबका मालूम है, तो भैया टाइम क्या निकल ले गया, और v भी मालूम है क्या सबका, भाई बोलो v मालूम है या नहीं मालूम है, u तो 0 है, तो आपके पास में जो t का आंसर आ रहा है, t का आंसर आ रहा है v बाई a। अच्छा t बराबर v क्या है, देखो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो या फिर थर्ड इक्वेशन की भी मदद ले सकते हो, लेकिन थर्ड इक्वेशन की ऑलरेडी मैं मदद ले चुका हूं, तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, टी वाली इक्वेशन से निकाल लेता हूं। सो यहां पर आएगा v, क्या v की वैल्यू कितनी हुआ करती थी, अंडर द रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और a की वैल्यू, a का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, मैंने शायद उल्टा लिख दिया क्या, कुछ तो भी कम रह गया इसमें यार, क्या रह गया, अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ v का फॉर्मूला ही मैंने गलत लिख दिया है, एक बार फिर से देखने दो मेरे को फॉर्मूला। ये a वाले फॉर्मूले को मैंने v समझ के लिख दिया यहाँ पे, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके h को काउंट नहीं किया मैंने, ठीक है चलो कर लेता हूं बेटा। तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a क्या आ रहा था, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
v का फॉर्मूला अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और a का फॉर्मूला g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलो इसको पुट करके देखते हैं जरा क्या होता है, कुछ कैंसलेशन वगैरह होता है या नहीं होता है, इसको देखना पड़ेगा। तो देखो यदि मैं यहां पर देखता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा को तो बाहर निकाल लो, तो t बराबर आपका 1 बाई साइन थीटा तो पहले फिक्स हो जाएगा। बोलो t बराबर 1 बाई साइन थीटा फिक्स हो गया। अच्छा अब देखो इसको क्या करता हूं मैं, रूट में लगा लेता हूं। रूट में लगाने से मैं बताता हूं क्या होगा, इससे ये रूट वाला कट जाएगा, है कि नहीं? अरे बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? एक काम करता हूं धीरे धीरे लिखता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। साइन थीटा मैंने यहां लगा लिया, ये वाली चीज जाएगी ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये वाला g यहां रहने दिया, और इनटू में 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब जरा लगाओ दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं। तो t बराबर आएगा कितना, देखो g से g कटेगा तो नीचे g बचेगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा तो एज इट इज, ये अंडर रूट के अंदर में देखो 2h एज इट इज अपॉन में g एज इट इज। देखो सही चल रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g, और 1 प्लस के स्क्वायर से काटोगे तो ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ही बचेगा, लेकिन ये ऊपर बचेगा। सही बात है कि नहीं? ये मेरे पास में आंसर बचते हुए नजर आ रहा है, श्योर है? अरे बोलो सही है ना? ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि मान के चलो ये फॉर्मूला आ गया, t बराबर फॉर्मूला क्या आया, 1 बाई साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यदि मैं सेम हाइट से सबको रोल कराता हूं तो ओवरऑल जो भी डेटा है वो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पर डिपेंडेंसी है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्व करना चालू किया, तो बेटा t निकालते हैं रिंग के लिए, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा एज इट इज अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g, और 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर रिंग आएगा 1। तो बेटा ये आंसर आ रहा है 1 बाय साइन थीटा, 1 प्लस का 1 2, तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 4h अपॉन g। ठीक है, चलो t फॉर डिस्क निकालते हैं, तो ये आएगा 1 बाय साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g, 1 प्लस का 1 बाई 2। बोलो 1 प्लस का 1 बाई 2 मतलब हो गया 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये बच रहा है 1 बाय साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 3h बाई g। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, t फॉर सॉलिड, तो ये आएगा 1 बाय साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h बाई g, 1 प्लस का सॉलिड स्फीयर है मतलब कितना आएगा यहां पर 2 बाय 5 आएगा। सॉल्व करो तो 1 बाय साइन थीटा, देखो 5 और 2 7, तो 14 बाई 5 बराबर है 14 बाय 5 h बाय g, या 14h बाई 5g। ठीक है, और लास्ट में लिख लेते t फॉर हॉलो स्फीयर, तो ये आएगा 1 बाय साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g, 1 प्लस का 2 बाई 3, तो देखो कितना आंसर आ रहा है 1 बाय साइन थीटा, 3 और 2 5, 5 दूना 10, मतलब 10h डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सो ओवरऑल जो कहानी डिपेंड कर रही है, देखो h बाई जी वगैरह तो कॉमन है, यहां पर रूट 4 मतलब 2, यहां है रूट 3 मतलब आ रहा है 1.732, यहां है 14 बाई 5, 5 दूना 5 टू 10, 4 जीरो, 4 जीरो मतलब 5 40, 2.8, तो जाहिर सी बात है इससे तो छोटा आएगा, तो 1.6 वगैरह मान लीजिए, और ये आ रहा है 10 बाई 3, तो 3 एक कम 3 एक कम 3, 1 0 तिनाम 3 9, तो इसको लगभग 1.8 मान लीजिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए किसका टाइम ज्यादा है किसका टाइम कम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इजीली लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रिंग को, यदि मैं रिंग और डिस्क में कंपेयर करता हूं तो रिंग को ज्यादा टाइम लगेगा और डिस्क को कम टाइम लगेगा। तो जो सॉलिड सिलेंडर थे, एक हॉलो वाला था और एक सॉलिड वाला था, तो इसलिए उसमें क्या हो रहा था कि सॉलिड वाले को टाइम कम लग रहा था, इसलिए उसने रेस को जीता था,
और हॉलो वाले को टाइम ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसने रेस को हारा था। ये ओवरऑल कहानी है। इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि बेटा इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजों से लिंक करवाना चाहता हूं, और वो कुछ चीजें कुछ इस प्रकार से हैं। टेबल्स हैं और कुछ नहीं है, आपने देखी हुई टेबल्स हैं। देखो भैया, एक कोई चीज है, ये गिर रही है, तो गिरती हुई चीज के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, वो जीरो है। स्लाइडिंग वाली चीज के लिए भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है, और रोलिंग वाली चीज के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जीरो नहीं होता है। तो मैंने एक बिल्कुल सेम एंगल थीटा, हाइट एच ले रखी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जब बॉटम पे पहुंचेगी, तो चाहे वो गिरे चाहे वो स्लाइड करे, √2gh, और यदि वो रोल कर रही तो √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये डिफरेंस आया। जब कोई चीज ऐसे गिरती है, फॉल करती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, जो जी आता है। जब स्लाइड करती है तो जी साइन थीटा आता है, और रोल करती है तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता है। तो ये तुम्हारा काइनेमेटिक्स से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से बोलो या कहीं से भी बोलो, आपका कुछ छोटा सा रिवीजन चल रहा है। यदि किसी चीज को एच हाइट से गिराया जाता है, तो उसे नीचे पहुंचने में लगने वाला टाइम, गिराते हैं तो √2h अपॉन जी, यदि स्लाइड करवाते हैं तो 1 बाई साइन थीटा √2h अपॉन जी, इंक्लाइन प्लेन पर। जब वो स्लाइड करते हुए आ रही है और जो रोल करते आ रही है, तो 1 बाई साइन थीटा कॉमन है, √2h अपॉन जी, और फिर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, तो ये टेबल से आपको एक आइडिया आया होगा। छोटा सा आइडिया मैंने दिलाने की कोशिश की, ताकि आप कंपैरिजन को समझ पाएं। ठीक है, श्योर। ऐसे ही अब देखो, अब हमारा खेल 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे चल रहा है, मतलब मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कोशिश करूंगा इस टेबल को लाने के लिए। तो ये देखो, जो मैंने डेटा सब सॉल्व कर लिया था, वही डेटा आपके सामने। रिंग या हॉलो सिलेंडर 1, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 0.5, सॉलिड स्फीयर 2/5 या 0.4, और हॉलो स्फीयर 2/3 या 0.66। मैंने कहीं गलती से किसी जगह 3/5 तो नहीं लिख दिया था ना? जस्ट बेटा चेक कर लेना उसको, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में 2/5 के बाद में 3/5 लिख बैठा हूं किसी जगह। जहां तक मुझे याद है मैंने नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी मैं तो आपके सामने ही हूं, वही आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। वेलोसिटी v बराबर √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। क्या मैंने रिंग के लिए √gh, 4gh/3, 10/7gh, 6/5gh, सारा डेटा सॉल्व कर लिया। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। फिर एक्सेलरेशन g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फॉर रिंग 1/2 g साइन थीटा, फॉर डिस्क 2/3 g साइन थीटा, फॉर सॉलिड स्फीयर 5/7 g साइन थीटा, फॉर हॉलो स्फीयर 3/5 g साइन थीटा। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, मैंने करवा दिए हैं। फिर भी टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे पहुंचने में लगने वाला टाइम, 1 बाई साइन थीटा √2h अपॉन जी, 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए 1 बाई साइन थीटा √4h अपॉन जी, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1 बाई साइन थीटा √3h अपॉन जी, सॉलिड स्फीयर 1 बाई साइन थीटा √4h 14h अपॉन 5g, और हॉलो स्फीयर 1 बाई साइन थीटा √10h अपॉन 3g। बोलो, ये सारा डेटा था मेरे पास में, जो हमारा रिलेट कर रहा था किसके लिए, जो हमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स निपटाते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स के तुरंत बाद में, वैसे देखा जाए तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब मैं कुछ सवाल आपको करवा देता हूं, और इसके बाद में, ठीक है, ये सवाल करने के पश्चात यहां पर आपको, इवन दो बुकलेट में भी आपको कुछ कंटेंट मिलेगा एक्स्ट्रा वाला, वो बेटा आपको रखना है याद। ठीक है, वो क्या करना है, आपको याद रखना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी यदि भूले भटके, यदि एग्जामिनर के मन में आई गए नहीं भैया मेरे को सवाल पूछना ही है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूं, जिनको आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना है, याद करना है। अब सवाल देख लो, यहां पर पहला सवाल है, आप बताइए खुद से, ईमानदारी से बताना। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग मोशन हो गई, डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h, लेंथ भी दे रखी है l और हाइट भी दे रखी है h। What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? बोले यार ये तो आपको कराया हुआ है ना अभी थोड़ी देर पहले, कितना निकाल के आए थे आप लोग, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क। या तो बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर √2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, डिस्क है, बराबर है ना, डिस्क है ना, सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, डिस्क है, तो आप लिखोगे 1 प्लस का 1/2, 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 ऊपर जाएगा 2 2 4 GH अपॉन 3, खत्म। लो भाई,
रियलिटी यही सवाल आने वाले, बस इसमें डेटा पुटअप करने के लिए होगा और कुछ भी नहीं है। जैसे वो बोलेगा 30 मीटर की हाइट, तो 3 से 3 कटेगा, 10 और 2 20, तो 20 आ जाएगा आंसर। क्लियर, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। बेटा अगला सवाल क्या खतरनाक वाला सवाल है, देखो सवाल क्या है। अ स्फीयर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एज द स्फीयर रीचेज बॉटम। बोलो। अब यहां पर एक परेशानी है कि एक स्फीयर के बारे में बोला नहीं है कि हॉलो है या सॉलिड है। जनरली कुछ नहीं बोलते तो हम लोग सॉलिड कंसीडर कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जनरली जब कुछ नहीं बोल रहा है तो सॉलिड कंसीडर करते हुए कर लेना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आता है जी साइन थीटा। अब ये सब रिवीजन पर्पज से यही सवाल होते हैं। आपको क्या लग रहा है कोई आसमान से सवाल नहीं टपकने वाले हैं। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का 2/5, 5 और 2 7, तो 5/7 जी साइन थीटा। और यदि हॉलोस्फीयर बोल देगा तो फिर आप 2/5 की जगह क्या यूज करोगे, 2/3 यूज करो। 3 और 2 5, तो 3/5 वहां पर आ जाएगा। एक बार लेक्चर को ध्यान से देख लेना, मैंने कहीं गलती से भी k² की जगह k² में 2/5 की जगह 3/5 तो कहीं नहीं कर दिया। जहां तक मुझे तो दिख रहा है तो नहीं करा है। लेकिन क्या होता है ना, देखो क्या होता है ना, जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो फ्लो में रहते हैं, तो एक आध बार फ्लो में जल्दबाजी में कुछ हो नहीं जाए। लो भैया, लो अगला सवाल। A ring, solid sphere and a disk are rolling down from the top of the same height, then the sequence to reach on the surface। तो भैया डिसेंट टाइम की बात कर रहा है और मैंने अभी आपको सबको बताया था करके भी, ठीक है। डिसेंट टाइम किसका ज्यादा किसका कम आ रहा था, याद है कि नहीं है। तो देखो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, टी बराबर क्या होता है 1/sin थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी 1 प्लस का k² तो बेटा k² की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। यस है या नहीं। ओके तो भैया देखो k² ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग के लिए है 1। फिर कौन है सॉलिड स्फीयर, तो बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए आएगा 2/5 और डिस्क के लिए आएगा कितना 1/2। तो 2/5 का मतलब है 0.4 और इसका मतलब है 0.5। तो अब आप सीक्वेंस लगा लीजिए। 0.4 वाला मतलब सबसे पहले पहुंचेगा कौन सॉलिड स्फीयर, उसके बाद पहुंचेगा डिस्क और उसके बाद में पहुंचेगी रिंग। ठीक है, तो रिंग सबसे लास्ट में पहुंचेगी, रिंग से पहले डिस्क पहुंचेगी और डिस्क से पहले सॉलिड स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर विल विन द रेस। अच्छा कई लोग है ना इसमें ऐसे लगा रहे होंगे अपना बुद्धि, देखो क्या मैं भले ही बोलते जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सॉलिड स्फीयर पहले नंबर पे पहुंचेगा, ये दूसरे नंबर पे पहुंचेगा और रिंग तीसरे नंबर पे पहुंचेगी। कई लोग सोच रहे हैं अच्छा इसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा सर बोल रहे हैं क्या। भैया मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। यदि टाइम ही लिखना है तो मैं लिखूंगा टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी सबसे कम, उसके बाद टाइम ऑफ डिस्क और सबसे कम आएगा, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रिंग को। ठीक है, अब तो खुश हो गए ना। हाँ मैं जानता हूं, क्योंकि कुछ लोग बैठ के यही पकड़ते हैं कि सर ने कहां गलती करी। हालांकि देखो ये बात अच्छी है, ठीक है कि आप लोग पकड़ लेते हैं मिस्टेक्स, तो बता देते हैं तो अच्छी बात होती है कि हम लोग करेक्शन कर पाए। लेकिन कई लोग फिर पता क्या करते हैं, अरे सर तो है ना बहुत मिस्टेक करते हैं। चलो, a thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of inclination 30 डिग्री without slipping। ठीक है, रोलिंग मोशन कौन है, रिंग है। इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो बेटा पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का k²/r²। बोलो सही है। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, जी की वैल्यू है 10। एक काम करो पहले जी के टर्मिनोलॉजी में निकाल दो। साइन थीटा मतलब कितना आएगा, साइन 30 मतलब आएगा कितना 1/2 अपॉन 1 प्लस का रिंग की वैल्यू, रिंग के लिए होता है 1, साइन 30 1/2 तो g इंटू 1/2 आंसर आएगा g/4। आंसर कितना आ रहा है g/4, या इसे g की वैल्यू 10 मान लीजिए और 10 मान के सॉल्व कर लीजिए। 2.5 आपके पास में आंसर आते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल है सच में। कई लोगों तो अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इन सवालों को कर पा रहे। रोलिंग मोशन बेटा सबसे सिंपल होता है बशर्ते फॉर्मूले याद हो, और यू आर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट, सो यू विल हाउ टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। क्लियर। चलो अगला सवाल। अ सॉलिड स्फीयर एंड अ डिस्क एंड सेम मास, सॉलिड स्फीयर एंड अ डिस्क, ओके एक सॉलिड स्फीयर है एक डिस्क है, मास उनका सेम है। कलर बदलो पहले तो इसको,
मास उनका सेम है, रेडियस एंड रेडियस भी सेम है, स्टार्ट्स रोलिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन टू केसेस। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा सरफेस रफ दे दिया, ऐसा उसने बोल दिया है, लेकिन हम लोगों ने तो ये सब चीजें पढ़ी नहीं है, तो नहीं पढ़ी है तो क्या करें, सेम लगा दो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले वही फॉर्मूले के बेसिस पर सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। टी बराबर वही 1 बाय साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी और 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रेशियो वहीं पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट सेम है, थीटा सेम है, सब कुछ सेम है, तो आपको जो रेशियो लेना है वो किसका लेना है, ये पूरे का ही रेशियो लेना है। तो 1 बाई साइन थीटा से 1 बाई साइन थीटा कट जाएगा, 2h बाई जी से 2h बाई जी कट जाएगा, तो आपको क्या लेना है, किसका किसका है, सॉलिड स्फीयर, तो टी ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन टी ऑफ डिस्क बराबर अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का, सॉलिड स्फीयर के लिए आपने लिख दिया 2/5 अपॉन डिस्क के लिए लिख दिया आपने 1/2। बोलो आंसर कितना आएगा, 5 और 2 7, सो ये आएगा 7/5 होल डिवाइडेड 2 और 1 3, तो 3/2 मतलब आएगा अंडर द रूट ऑफ 14/15। बोलो सही है क्या, अंडर द रूट ऑफ 14/15 विल बी द आंसर, ठीक है, श्योर। देखो भले ही रफ बोल दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमको है ही नहीं वो सिलेबस में चीजें, तो वो पूछेगा ही नहीं, तो कर देना ऐसे ही जैसे स्मूथ सरफेस के लिए कर रहे हो। एक और सवाल आ गया, क्या सवाल है बेटा, देखो करो सवाल। A solid sphere of mass 0.1 kg and radius 2 cm rolls down on an inclined plane 1.4 meter in length and slope 1 in 10 starting from rest. Its final velocity will be. अब यहां पर ध्यान से देखो क्या दिया है ना, उसमें देखो चीजों को समझने की कोशिश करो। जब भी कभी आपको स्लोप ऐसे लिख के मिले, स्लोप 1 in 10, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है, ये है आपका साइन थीटा 1/10, पहली बात तो ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है, लेंथ इसकी दे रखी है कितनी, 1.4 मीटर, लेकिन हम लोगों को सवाल में h चाहिए होता है, तो ये वाला यदि थीटा है तो यहां से आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं बेटा, साइन थीटा बराबर h अपॉन, इसे l मान लेता हूं, तो ये आया है 1/10 बराबर h अपॉन l, कितना है 1.4। बोलो सही है क्या, अरे सही है ना, बस तो यहां से h कितना आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा 0.14, h की वैल्यू आ गई आपके पास में 0.14 मीटर या 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी, तो पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो बेटा 2 इंटू जी का मतलब 10 इंटू 0.14 अपॉन 1 प्लस का सॉलिड स्फीयर मतलब 2/5। बोलो सही है क्या, अब यहां से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। कितना आंसर आ रहा है जरा देखिए फटाफट से, मैं अगले पेज पे ले लूं क्या, 2 इंटू 10 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाई 7 और ये ऊपर जाके आ रहा है 5, ठीक है, 5 दूना 10, 2 0 2 0, 7 दूना 14, खत्म, तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2 मतलब 1.414 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अरे समझा कि नहीं समझा, देखो 7 से काटोगे, 5 दूना 10 कर लो, तो 10 10 100 हो गया, 100 इंटू 0.14 मतलब 14, 14/7 मतलब 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.414। अरे बोलो सही है ना, ठीक है, चलो अरे एक और सवाल है। A solid sphere rolls down an inclined plane and its velocity at the bottom is v1. Okay. Then same sphere slides down the plane without friction and let its velocity at the bottom be v2. Which of the following relation is correct? Okay, बेटा ये एक्चुअली एमसीक्यू था, लेकिन एमसीक्यू के नीचे के ऑप्शंस मैंने उड़ा दिए हैं, तो अब आपके पास में क्या बच रहा है कि रिलेशन आप खुद से निकाल लीजिए, ठीक है, v1 और v2 का रिलेशन चाहिए। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है और रोल डाउन कर रहा है और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो बेटा v1 बराबर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मतलब अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के केस में आएगा 2/5 मतलब देखो ये कितना आएगा, 5 और 2 7, 5/7 इंटू 2gh। बोलो सही है क्या,
5/7 और 2gh उसको मैंने साइड में रख लिया। उसका रीजन समझ जाइए, उसका रीजन ये है क्योंकि सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में वेलोसिटी v2 है, जब वो सेम स्फीयर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो बेटा v2 का आंसर आएगा आपका अंडर द रूट ऑफ 2gh। बोलो सही है। सो नाउ v1 और v2 में आपको चाहिए रिलेशन, तो v1 और v2 का रिलेशन एकदम सिंपल आ जाएगा। कैसे, जरा यहां पर देखिए, v1 अपॉन v2 डिवाइड करके देखिए, आपको आंसर मिलेगा 5/7। ऐसे कोई भी सवाल बनाया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। सो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट जो मैं आपको एडिशनली बताना चाहता हूं वो ये है, कहां गया, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इसमें क्या होता है एक बात समझिए। इसमें एक सिंपल सी बात होती है कि हमारे पास में एक पॉइंट मास लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी की सहायता से एक ऐसी बॉडी से बांधते हैं, जनरली वो सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, पुली या डिस्क वगैरह होती है, और उसे हम लोग ऊपर से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जब रिलीज कर रहे होते हैं तो जो ऊपर वाली बॉडी है वो रोटेट करती है और नीचे वाली बॉडी नीचे आ रही होती है। तो ऊपर वाली बॉडी जो गोल है वो तो घूमेगी, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस और मास होगा, और नीचे वाली पॉइंट मास तो होगी। तो उसका कुछ डायग्राम बनता है कुछ ऐसा वाला, ठीक है। ये एम मास की बॉडी है, पॉइंट मास, ये बॉडी ऐसे घूम रही है। तो इसमें ना कुछ चीजें पूछी जाती हैं, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट मास। ये जब नीचे जा रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन सीधा याद रखना बेटा। ये देखो, पहली बात तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन यदि पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन बराबर g/1 + I/mr² है। I क्या है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ऊपर वाली का। टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगी mg I, ये क्या लिख दिया मैंने यार, I लिख दिया है कि 1 लिख दिया, मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है तो नहीं। T बराबर mg I/I+ का mr², सही है, I/I+ का mr²। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास इंपॉर्टेंट, √2gh/1 का I/mr²। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, जो ऊपर वाली जो बॉडी घूम रही है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी यदि पूछी जाती है तो वो आएगी ओमेगा बराबर √2mgh/I+ का mr²। ये 4 फॉर्मूले हैं। देखो मैं चाहता तो इनके भी डेरिवेशन करवा सकता था, लेकिन इट विल जस्ट पता है इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, ये पहला 1 है और उसके बाद I है, पहला 1 है और उसके बाद I है, बाकी सब जगह पर ये I है। यहां पर फिर से 1 + का I/mr² है और लास्ट में I+ का mr² है। यदि नीचे का नहीं दिख रहा, ओमेगा बराबर √2mgh/I+ का mr² है। ध्यान रखना सारी चीजें सिंपल हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, पहली बात तो यह है कि इस पे सवाल पूछेगा नहीं, पहली बात तो यह है कि इस पे सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन मानो कि यदि उसने इस पे सवाल पूछा तो इन चारों में से ही कोई ना कोई सवाल रहेगा जिसमें आपको सीधा फॉर्मूला पुट करना है। ये बॉडी कौन से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालते आना चाहिए। जनरली यदि हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है तो mr², और डिस्क वगैरह है या पुली है तो ½ mr², ठीक है। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, यस। तो बस उतना ही आपको करते आना चाहिए, बाकी तो पूरा बेटा फॉर्मूला का खेल है। एक बार मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि आप फॉर्मूलोज को, जो फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर सको। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर इसके भी फॉर्मूले डिराइव करवा देते तो कितना बढ़िया होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई वेस्टेज ऑफ टाइम है टोटली। जिस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसको करके भी कोई मतलब नहीं बनता है। एक्चुअली तो मैं ये नहीं भी करवाता तो भी काम चल जाता, लेकिन मानो भूले भटके 0.00001% ऐसा मान लो कि एग्जामिनर के मूड में आई गया कि नहीं मैं तो पूछूंगा इस पे सवाल, तो हमारे स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला एटलीस्ट, क्योंकि देखो मेडिकल एंट्रेंस में जो सवाल बनता है ना वो सवाल सीधा सीधा आपका फॉर्मूला बेस बनता है। अब मैं इसको हटा दूं के सामने से, बहुत देर से यही मेरे पीछे लगा हुआ है, आप इसके सामने, आप मुझे इसके सामने देख देख के भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो काफी बड़ा चैप्टर कंसीडर किया जाता है, उसको हम लोगों ने किया है। और जो टॉर्क वगैरह से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, जो मोशन, इंक्लाइन प्लेन के मोशन के जो सवाल बन सकते हैं, अलग अलग तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन सारी पॉसिबिलिटीज को मैंने कंसीडर किया है और उसी के बेसिस पर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर कवर करवा दिया गया है। सो अब इसके बाद का जो अगला चैप्टर है मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रेविटेशन रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद में हम शायद
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को भी खत्म कर सकते हैं। वो एक छोटा सा चैप्टर है, 2 4 5 लेक्चर का चैप्टर, तो हो सकता है उसको भी खत्म करने की कोशिश करें, या फिर ग्रेविटेशन, दोनों में से कोई ना कोई एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अपने इस सेशन को यहां पर ही समाप्त कर लेते हैं। आज मुलाकात फिर से करेंगे, कब? आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए